अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे विल डिस्कस व्हाट आर केमिस्ट्री एरोस। केमिस्ट्री एरोस क्या है? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है रिएक्शन एरोस। जहां पे भी आपको इस तरह एरोस नजर आ जाए रिएक्शन में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है केमिकल चेंज। इट टेल्स अस, यानी इट रिप्रेजेंट्स द केमिकल चेंज, रिप्रेजेंट्स केमिकल चेंज, केमिकल चेंज रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स है और रिएक्टेंट किस चीज में, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो रहे, शिफ्ट हो रहे हैं। यानी केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सपोज इसकी जो आइडेंटिटी है, नेम है, आइडेंटिटी और नेम, या इसको हम नाम देते हैं आइडेंटिटी नेम, इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं नेचर। यानी इसका जो अपना नेचर होता है, नेम होता है, आइडेंटिटी होता है, वो लॉस कर देते हैं किस चीज में, न्यू आइडेंटिटी गेन करने के लिए है। और यहाँ पे एक न्यू आइडेंटिटी, न्यू नाम आ जाता है, यानी प्रोडक्ट की सूरत में। तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें NaOH प्लस HCl, तो हमारे पास ये बन जाता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट प्लस H2O। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल दूसरा हम ले लेते हैं सिंपल H2O प्लस O2, तो ये हमें देता है वाटर H2O। अगर यहाँ पे हम इसका नाम देखें तो हम कहते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये रिएक्ट किया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यानी इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका नाम NaOH था, और इसका नाम सोडियम क्लोराइड साल्ट। यानी नेम चेंज हुआ, आइडेंटिटी चेंज हुई, प्लस वाटर। तो इस टाइप ऑफ एरो की मदद से हम शो करते हैं किसी केमिकल चेंज को। यहाँ पे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन एलिमेंट का सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एलिमेंट का सिलेंडर। लेकिन यहाँ पे न्यू आइडेंटिटी वाला हम इस तरह नाम, हम वही नाम नहीं देते कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम नाम चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एरो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, आइडेंटिटी लॉस हुआ है, तो इसको हम नाम देते हैं वाटर। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरो जो है इसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एरो। बिल्कुल रिएक्शन एरो की तरह है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी, फॉर एग्जांपल NH3 को हम इस तरह भी ले सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है। आप लोग शायद ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एडिशन प्रोडक्ट बनता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशी होता है, इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज्यादा होते हैं, मतलब वो ऑक्टेट ऑलरेडी ओबे करता हो, तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयर कर देता है, ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ BF3, तो BF3 को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर वाइज, तो बोरान बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3। तो बोरान के पास जो इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल वो है 3, एंड एक इस फ्लोरीन से, एक इससे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यानी ऑक्टेट की जो इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉनों से 2 कम है। और इनके पास अगर देखा जाए तो एक नाइट्रोजन के साथ
खुद 5 है और 3 हाइड्रोजन वाले, तो टोटल बनते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि इसके ऑक्टेट टू बेस स्टेबल है और इसके ऑक्टेट टू बेस नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशीज यानी अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड को स्टेबलाइज करता है। किस तरह ये एक्सप्लेन करता है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे बन जाता है हमारे पास NH3 एंड BF3 एडिशन प्रोडक्ट। अब इधर देखिए यहाँ पे इसमें और इस एरो में फर्क क्या है? बेसिकली इस एरो और इसमें फर्क है ये कैपिटल ब्रैकेट्स का। क्यों? क्योंकि अगर हम ये ब्रैकेट ना लगाए तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन इनसाइड द रिएक्शन, यानी इसका सिंपल इज दैट मतलब ये है कि अमोनिया प्लस बोरान ट्राइफ्लोराइड रिएक्शन के बाद हमारे पास अमोनिया बन जाता है और अमोनिया फिर या तो डिकम्पोज हो जाता है या किसी दूसरी रिएक्शन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू वो बोरान ट्राइफ्लोराइड में कन्वर्ट होता है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इस तरह पॉसिबल नहीं है कि नाइट्रोजन या केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में एटम अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं कर देते, बल्कि एज अ होल जो मैटर है वो आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, वो आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। एक एटम आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक एटम की आइडेंटिटी उसके न्यूक्लियस, उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, और वो वन एंड ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसलिए इस रिएक्शन को, इस प्रोडक्ट को, एडिशन प्रोडक्ट को हम सेपरेट करने के लिए फिर जो ब्रैकेट है, कैपिटल ब्रैकेट्स, वो यूज कर देते हैं। एडिशन प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शन एरो टू हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड, फुल हेडेड नहीं, यानी डबल हेडेड एरो नहीं है, सिंगल हेडेड, और इसको कहा जाता है हाफ हेडेड एरोस इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी आपको इस तरह एरो नजर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ये केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कौन सा? इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, लेकिन उसी टेम्परेचर पे। ये हाफ एडिड एरो का मतलब है जहां पे भी आपको नजर आ जाइए तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट को जिस टेम्परेचर पे जा रहा है, यानी जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उसी टेम्परेचर पे वो प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट की तरफ भी आ सकता है। यानी एट सम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर द रिएक्टेंट्स particles can be converted into products, and products particle can be converted into reactants, and in such type of reversible reactions a chemical equilibrium, dynamic equilibrium can be established. That's why such type of arrows to half edit opposite arrows are also called as what? Equilibrium arrows, chemical equilibrium arrows, केमिकल इक्विलिब्रियम एरोस, और इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम एरोस भी कहा जाते हैं। डिपेंड करता है कि ये किसी मैटर के स्टेट के दरमियान इक्विलिब्रियम है या किसी मैटर के रिएक्शन यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। लेकिन ये दोनों याद रखें, इनका जो फॉरवर्ड है वो टेम्परेचर सपोज T1 है, नेक्स्ट T2 है, और सॉरी नेक्स्ट भी T1 है, यानी दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक ही टेम्परेचर पे ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो हमारे पास है इवापोरेशन। सपोज इवापोरेशन को अगर हम ले लें
कि इवापोरेशन ऑफ एनी लिक्विड, इवापोरेशन ऑफ सपोज H2O में लेता हूं, ये जा रहा है सपोज किस चीज में, ये इवापोरेशन ऑफ लिक्विड स्टेट में है, ये H2O इंटू गैसियस स्टेट में जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, केमिकल आइडेंटिटी लॉस नहीं हो रही, वही वाटर है वही वाटर है। तो इसका मतलब ये कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है और वही टेम्परेचर T1 पे, यानी ऊपर भी पार्टिकल जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं, इवापोरेशन हो रहा है। और अगर क्लोज कंटेनर हो तो यहाँ पे क्या फिर कंडेंसेशन भी होता है, कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ इवापोरेशन, नंबर ऑफ particles of liquid molecules are shifted into gaseous molecules, and gaseous molecules are shifted back into the liquid molecules are equal, are occurred in same numbers in same time. So it means rate of forward, rate of reverse दोनों बराबर हैं। तो rate of forward और rate of reverse दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि this condition is called chemical इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कब कहा जाता है? फॉर एग्जांपल अगर दो केमिकल के दरमियान यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान ये स्टेब्लिश हो जाए, फॉर एग्जांपल हम अमोनिया NH3 जनरेट करते हैं, NH3 टू NH3 गैस। तो जिस टेम्परेचर पे ये आगे जा रहा है और उसी टेम्परेचर पे ये पीछे भी आ रहा हो, लेकिन याद रखे इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्लोज्ड कंटेनर का होना जरूरी होता है। क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज कंटेनर, ओपन कंटेनर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ओपन हो और इसमें जो गैसियस साइड होता है वो फिर लॉस हो सकता है। फिर अगर वो लॉस हो जाए तो इसका मतलब है हाउ इट विल बी रिवर्स्ड back into the initial state, into the products into the reactant state or reactants into the product state। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्सिबल एरोस। ये रिवर्सिबल एरोस है, लेकिन इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल एरोस। देन केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल एरो, यह है केमिकल इक्विलिब्रियम एरोस। और ऊपर इस एग्जांपल में यही एरोस फॉर द फिजिकल इक्विलिब्रियम एरोस हमने यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल एरोस, लेकिन ये रिवर्सिबल एरोस विथ फुल हेडेड एरोस है। ठीक है, जब भी इस तरह आ जाए तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है और रिवर्स भी आता है। लेकिन याद रखे इन सच केस ये ज्यादातर जो मेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, उसमें आपको एक रिएक्शन दिया जाता है या आपको रिएक्शंस से पहले स्टेटमेंट दिया जाता है। रिएक्शन आपको ऑप्शन की जगह पे दिया जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन है इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द केमिकल इक्विलिब्रियम विल नेवर बी एस्टेब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स दोनों बराबर नहीं हो सकते। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड पार्टिकल्स बैक इनटू द रिएक्टेंट्स विद इन द सेम टाइम कभी बराबर नहीं हो सकते। तो जिस रिएक्शन में इस तरह एरोस होंगे, ठीक है, तो वो कभी भी मतलब उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन सच टाइप ऑफ केस द रेट ऑफ यानी द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन will require another type of temperature, another condition of temperature, and the reaction the products back into the reactants will require another condition of temperature। तो यहाँ पे दोनों सेम होंगे। जब सेम होंगे और कंटेनर क्लोज है तो ये आगे पीछे जा सकता है, लेकिन अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो उसके लिए वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, और अगर रिवर्स एंडोथर्मिक है तो वो हायर पे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर एक साइड एंडोथर्मिक है तो दूसरा उसका जो है ना रिवर्स साइड उसका एक्सोथर्मिक होगा। अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो रिवर्स उसका एंडोथर्मिक होगा। फॉर एग्जांपल
मैं लेता हूँ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, लेकिन ये दोनों डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कपर सल्फेट, यानी ये एक मेथड है जिसके तहत हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। किस चीज़ का? कपर सल्फेट की, कपर सल्फेट COSO4 की, यानी इसकी एक प्यूरिफिकेशन मेथड है। ठीक है, अगर हम ले लें प्यूरिफिकेशन मेथड, एक प्यूरिफिकेशन मेथड है, ये एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इम्प्योर कपर सल्फेट है मेरे पास, COSO4 है। अब मैं इसको सपोज वाटर ऐड करना चाहता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये फॉरवर्ड इसका जो रिएक्शन है, और आप लोगों को पता है किसी भी चीज में अगर आप वाटर ऐड करना चाहते हो तो वाटर उस चीज में कम टेम्परेचर पे ऐड करना होगा। ठीक है, यानी अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो वो वाटर क्या होगा? इवापोरेट होगा, उसमें ऐड होने की बजाय वो इवापोरेट होगा, यानी उससे निकलेगा। उसके पास जो बाकी वाटर अगर मौजूद है वो भी निकलेगा। ये तो ऐड नहीं होगा, बाकी भी निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब भी आपने वाटर ऐड करना है तो इसका मतलब है कि ये इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक आगे की तरफ इसको टेम्परेचर, सॉरी एक्सोथर्मिक है आगे की तरफ, ये टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर रिक्वायर्ड होने की बजाय ये खुद रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक है। तो ये आपको देता है COSO4.5H2O। ये हमारे पास होगा वाइट। जब ये बन जाता है तो ये ब्लू बन जाता है, और नेक्स्ट ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, इनसॉल्युबल हो जाता है आपके जो वाटर मीडियम है। ठीक है, फिर आप फिल्ट्रेशन के थ्रू आप उसको सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप कहे कि मैं इसको वापस इसी हालत में लाना चाहता हूं, तो आप सपोज COSO4.5H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, आप इसको वापस रिवर्स रिएक्शन के थ्रू लाना चाहते हो तो आप वापस ला सकते हो। लेकिन क्या करना होगा? आपने टेम्परेचर देना होगा। यहाँ पे टेम्परेचर आपने एक्सोथर्मिक दी तो टेम्परेचर आपने कम किया, यहाँ पे टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना होगा। तो आपके पास बन जाएगा COSO4 वही वाइट प्लस 5H2। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो COSO4.5H2, इसका मतलब है कि ये रिवर्सेबल है विथ टू फुल हेडेड एरो इन अपोजिट डायरेक्शन, हाफ हेडेड नहीं, टू फुल हेडेड एरो। क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, ये आगे की तरफ जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड वो कम रिक्वायर्ड है, और रिवर्स की तरफ जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो COSO4.5H2O। नेक्स्ट हमारे पास है अपसाइड एरो। अपसाइड एरो और इसको कहा जाता है गैसियस एरो। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें A+B, ये रिएक्शन है और हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं किसी मीडियम में। सपोज मैंने वाटर का मीडियम लिया, तो हमारे पास सपोज C+D बना, और D के साथ अगर आपको इस तरह एरो किसी भी बुक में, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी जगह पे इस तरह एरो लिखा हुआ नजर आ जाए, या C के साथ या D के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज इसका जो स्टेट है, ये अपसाइड एरो या डाउन साइड एरो, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ मैटर, ये दोनों अपसाइड और डाउन साइड एरो। लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा? गैस होगा, गैसियस होगा, गैसियस स्टेट होगा। और नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि ये गैसियस स्टेट में है, और जो गिवंस आपका जो मीडियम है, इस मीडियम में ये क्या है? इनसॉल्युबल है। इस मीडियम में ये आपका जो प्रोडक्ट बना है D,
ये डी पार्टिकल्स ये क्या है, इनसॉल्युबल है इन द गिवन मीडियम। इस मीडियम में ये इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट आपके पास डाउन साइड एरो है, तो डाउन साइड एरो का मतलब ये होता है, सपोज आपके पास x प्लस वाई दो रिएक्टेंट्स है और आपके पास बना w प्लस जेड, और z के पास अगर आपको इस तरह डाउन साइड एरो नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका स्टेट, ये स्टेट ऑफ मैटर एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर है, वो स्टेट इज सॉलिड, स्टेट इज सॉलिड। और नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इन द गिवन मीडियम ये इनसॉल्युबल है, और जब इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट सेटलिंग डाउन इन द बॉटम होता है, प्रेसिपिटेट्स हैं, प्रेसिपिटेट्स, और इसको सिंपल हम शॉर्टकट पीपीटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह किसी भी रिएक्शन में आपके पास इस तरह प्रेसिपिटेट आ जाए तो इसका जो फिल्ट्रेशन इसका जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, अगर आप इस मीडियम से निकालना चाहते हो इसको, तो इसको आप प्यूरिफिकेशन मेथड जो है, प्यूरिफिकेशन वो बहुत सिंपल है, वो क्या है, फिल्ट्रेशन है। तो आप इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हो, और इसको आप यानी किसी पाइप के थ्रू, सक्शन पंप के थ्रू, यानी फनल यूज करके, फनल और सक्शन पंप यानी वैक्यूम पंप के थ्रू इसको यहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल एरोस। जब भी आपको इस तरह यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान, यानी यहाँ पे सपोज रिएक्टेंट लिखा होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह लिखा हुआ नजर आ जाए कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हुआ है, वो लेकिन किस तरह शिफ्ट हुआ है, डायरेक्टली नहीं, वो कई स्टेप से गुजर कर, यानी बहुत से स्टेप से पास होकर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में गए हैं, यानी डायरेक्टली नहीं गए, वो बहुत से सख्तियां बर्दाश्त करके गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ टोल्यूइन, टोल्यूइन लेता हूँ, टोल्यूइन की एग्जांपल CH3 टोल्यूइन, इसको अगर हम इस तरह शो कर लें विथ मल्टीपल एरोस, और ये सपोज गया है प्रोडक्ट, इसका अगर मैं रिप्रेजेंट कर लो NO2 NO2 और NO2, तो इसका मतलब है कि +3 NO2, यानी इसको नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम है 1 3 5, और तीनों ग्रुप जो है ना सेम है, एक जैसे, तो इसका ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ट्राई नाइट्रो बेंजीन नाम है। टोल्यूइन से 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन बना है, लेकिन यहाँ पे एरोस जो है वो मल्टीपल एरोस से शो हुआ है, तो इस बात का मतलब ये है कि ये सडनली, यानी टोल्यूइन से सडनली 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन नहीं बना, बल्कि ये बहुत से स्टेप से पास होकर ये बना है, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोकन एरो। ब्रोकन एरो, या इसको सिंपल इज दैट हम इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं, ये एरो, रिएक्शन एरो, इसका मतलब है कि रिएक्शन होता है या हो रहा है या रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इस पे इस तरह क्रॉस लगाएं, क्रॉस ब्रोकन एरो, या इसको हम इस तरह लगाए, तो ये दोनों एक ही बात है। ब्रोकन एरो को हम इस तरह भी और इस तरह भी शो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस बात का मतलब यह है कि सपोज आप किसी चीज को लैब में परफॉर्म कर रहे हो, दो रिएक्टेंट्स को परफॉर्म कर रहे हो, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर
वो रिएक्ट ना हो सके, वो रिएक्शन पॉसिबल ना हो, वो आगे प्रोसीड ना हो सके, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें जब आप शो करोगे किसी रिसर्च में या किसी बुक में, या आपको किसी बुक में लिखा हुआ इस तरह नजर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। या तो इन दोनों केमिकल की रिएक्टिविटी की वजह से ये ऑलरेडी स्टेबल है और ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। या नेक्स्ट जो इसका मतलब होता है कि इसको ये रिएक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपने वो कंडीशन जो है ना, या इस बंदे ने जिसने ये आपको दिया है ये विद कोई रिएक्शन इस तरह ब्रोकन एरो के साथ, तो इसका मतलब है कि या तो ये हो नहीं सकता, या उसने वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है इस रिएक्शन को जिस पे ये रिएक्शन पॉसिबल है। यानी वो कंडीशन सपोज टेम्परेचर हो सकता है, वो कंडीशन ऑफ टेम्परेचर या कम टेम्परेचर सपोज इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कम या ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है। वो कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं की है उसने, या पॉसिबल नहीं है ये रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लो कपर, मैं रिएक्ट करता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, तो अगर हम देखें तो ये रिएक्शन कपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम मैग्नीशियम एलिमेंट, तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होता, तो हम इसको इस तरह शो करते हैं या इस एरो के साथ शो करते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा रिएक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं I2 प्लस K2 KCl, मैं लेता हूं 2KI प्लस Cl2 गैस, ठीक है। ये मैग्नीशियम है और ये गैस है, क्लोरीन गैस है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन अगर नहीं होता तो हम इसको इस तरह ब्रोकन एरो के साथ शो करते हैं, या तो ये हो नहीं सकता या वो कंडीशन हमने प्रोवाइड नहीं की है जिस पे ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंस एरो। रेजोनेंस एरो का क्या मतलब है, जब भी आपको ये इस तरह एरो नजर आ जाए सामने, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। यानी इस एरो का मतलब है इंटर कन्वर्जन, लेकिन इंटर कन्वर्जन ऑफ व्हाट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी इंटर कन्वर्जन शो कर रहा है, ये भी इंटर कन्वर्जन शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंटर कन्वर्जन ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स या जस्ट फिजिकल स्टेट का इंटर कन्वर्जन एक दूसरे में, सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस, गैस इंटू लिक्विड या लिक्विड इंटू सॉलिड, ये भी शो कर रहा है क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बट एट टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ये एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन ये शो कर रहा है इंटर कन्वर्जन, लेकिन इंटर कन्वर्जन वो कन्वर्जन जिसमें आइडेंटिटी दो चीजों का नाम जो है, एक चीज का नाम जो है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता, आइडेंटिटी लॉस नहीं होती इस इंटर कन्वर्जन में। जस्ट द मोमेंट द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट डिलोकलाइज्ड, यानी पाई डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शो करता है। ये एरो represents the canonical or resonating और इसको हम कहते हैं hypothetical forms of resonance hybrid, यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, एक मॉलिक्यूल होता है उसका जो असल स्ट्रक्चर होता है उसके बाकी जो हाइपोथेटिकल फॉर्म्स होते हैं वो शो करते हैं।
In short word, this shows delocalized motion of या position of delocalized pi electron pair. Delocalized shows delocalized pi electron pair moment. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बेंजीन को, बेंजीन C6H6 बेंजीन। यहाँ पे अगर हम ले तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो अगर इसको मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये डिलोकलाइज्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये एरोस कौन से कंपाउंड में यूज होता है? रेजोनेटिंग कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। एरोमेटिक प्लस रेजोनेटिंग कंपाउंड शो करता है, ठीक है, आर मॉलिक्यूल शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं बेंजीन। तो ये बेंजीन अगर ये बांड जो है ये यहाँ पे भी शिफ्ट होता है, ये यहाँ पे भी शिफ्ट होता है, ये उधर भी शिफ्ट हो सकता है। ये बांड सपोज यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वापस उस साइड पे भी जा सकता है, ये इस साइड पे भी आ सकता है, ये इस साइड पे, तो वही शक्ल बन सकता है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन के ये दो फॉर्म्स जो है, ये दो स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है? कैनोनिकल है, हाइपोथेटिकल है, नॉट ट्रू, नॉन रियल फॉर्म्स है। अगर बेंजीन के जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, रियल स्ट्रक्चर है, वो ले ले तो उस रियल स्ट्रक्चर के ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, आपस एक दूसरे में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लो ओजोन O3, तो O3 में ये माइनस ये प्लस ये जा सकता है कि यही जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस साइड पे भी आ सकती हैं, ठीक है, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, ठीक है, तो ये भी आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। नंबर 10 है कर्ली एरोस। कर्ली एरोस, तो कर्ली एरोस का क्या मतलब है? ये अगेन टू टाइप्स है कर्ली एरोस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्ली एरोस। एक को कहा जाता है सिंगल बार्ब्ड एरो, सिंगल बार्ब्ड एरो, इस तरह कर्ली। उस साइड पे शो करते हो या इस साइड पे शो करते हो, लेकिन विद सिंगल हाफ हेडेड या सिंगल हेडेड एरोस के साथ, इस तरह। दूसरा होता है डबल बार्ब्ड एरो, डबल बार्ब्ड एरो, ठीक है। तो ये शो करता है मोमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग और मोमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये शो करता है शिफ्टिंग और मोमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं? जो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीअरेंजमेंट एरोस। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में जा रहा है,
तो वो रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में नहीं जाता। इसका मतलब ये है जहां पे भी किसी भी रिएक्शन में हो, सपोज ए है, ये बी में गया है, बी एज अ प्रोडक्ट है और ए एज अ रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये ए बी में डायरेक्ट नहीं गया, ये ए पहले गया है सी में, और सी के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ है, सी के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ है, रीअरेंजमेंट, और कुछ बॉन्डिंग का यानी कुछ एटमों का एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने को रीअरेंजमेंट कहते हैं, या एक बॉन्ड का एक जगह से दूसरी जगह को, दूसरी एटम को, यानी दो एटम ए बी आपस में मिले हैं और वो फिर और चेन है सपोज ए बी सी डी ई, और ये ए का जो बॉन्ड है सपोज एटम है, ये शिफ्ट होकर बी की बजाय दरमियान में सी से शिफ्ट हो जाता है, सी के साथ मिल जाता है, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहता है, लेकिन बॉन्डिंग जो है, स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, और ये फिर क्या बी में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट शो करता है, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट, और स्ट्रक्चर का मतलब है साख्त, मानी साख्त है, और असल मतलब केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट के, या तो बॉन्ड का शिफ्ट होना, बॉन्ड चेंज इन बॉन्ड, या चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी एरो। जब भी हम इस एरो को देके इस तरह, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्बिटल में, पहले तो ये याद रखें कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन आपने अपोजिट स्पिन के साथ रखने होंगे टू बी स्टेबलाइज्ड द मैग्नेटिक फील्ड टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सपोज मैं ये लेता हूँ एक ऑर्बिटल को, ठीक है, ऑर्बिटल को, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस and performing orbital motion as well as circular motion as well as the spin motion, and they acts the charged particle, they are the negatively charged particle, and you have already studied, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि moving charged particle acts करते हैं as a tiny magnets, and they have the सपोज मैं लेता हूं नॉर्थ और साउथ पोल, अगर इसको हम सेम रखे, यहाँ पे इस तरह रखे, दोनों अप साइड पे रखें, या इसको दोनों डाउन साइड पे रखें, ठीक है, दोनों डाउन साइड पे, तो इसका मतलब है कि आपने नॉर्थ और नॉर्थ को एक दूसरे के सामने रखा, और नॉर्थ से जो मैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होते हैं इससे और इसे, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इस स्टेट में भी रिपल्शन होगी, इस स्टेट में भी रिपल्शन होगी, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, लेस स्टेबिलिटी आपके सामने आएगा। ठीक है, लेस स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी और लेस स्टेबिलिटी में ये फर्क है कि अनस्टेबिलिटी का मतलब दादा the substance which is impossible या the state which is impossible to be existed, जो कि exist भी नहीं हो सकता for microsecond, और जो exist हो सकता है लेकिन वो less stable, वो ज्यादा stable नहीं होता बमुकाबला इसके, तो इसका मतलब होता है कि ये less stable होता है, unstable नहीं। ठीक है, तो ये रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, लेकिन अगर इस स्टेट को हम शो करें तो इस स्टेट में क्या होगा कि सपोज एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, और एक इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ, इसका ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, साउथ नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, और ये एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी।
ओके डियर्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो बाकी केमिस्ट्री एरोस रहते हैं, कुछ रहते हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और आपके लिए यही काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।